अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने किया था होपफुली वो आप लोग देख के तो आए होंगे। और ख़ास तौर पे जो हमने इन्फॉर्म सर्च की बात की थी कि इन्फॉर्म सर्च में जो हेरिस्टिक होता है वो क्या होता है और वो क्यों यूज़ होता है, तो ये वाली बात जो मैंने की थी बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। इम्पोर्टेंट इन अ सेंस कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे गिरिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो होपफुली आप लोग इसको पढ़ के आए होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो इन्फॉर्म सर्च होते हैं बेसिकली वो कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं। और जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह की होती है कि जब आप किसी नोड पर विजिट करते हैं तो आपको कोई हेल्प मिल रही होती है। वो हेल्प प्रॉब्लम की तरफ से अवेलेबल भी हो सकती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रन टाइम पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा याद दिला दूं ये वाली डायग्राम, कि इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि एक मैप है और इस मैप में इन बिटवीन सिटीज जो है वो डिस्टेंस लिखे हुए हैं। तो डिस्टेंस तो एक कॉस्ट है कि एरिड से सिबियो जाने की जो कॉस्ट है 140 है एंड सो ऑन। बट ये जो एक साइड में टेबल गिवन है ये क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये एक प्री डिफाइन या प्री कैलकुलेटेड ह्यूरिस्टिक टेबल है। ह्यूरिस्टिक टेबल विद रेफरेंस टू बिचुरिस्ट। मतलब क्या है कि इस प्रॉब्लम में जो हमारी गोल स्टेट फिलहाल हमसे कही गई है वो कही गई है बिचुरिस्ट। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो तमाम नोड्स का बिचुरिस्ट से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा। तमाम नोड्स का बिचुरिस्ट से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली ये टेबल डिफाइन कर रहा है। पिछली क्लास में हमने काफी डिटेल में ये बात की थी, तो होपफुली ये सबको बात याद भी होगी कि एरिड से बिचुरिस्ट जाने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नॉट एज एक्चुअल डिस्टेंस। ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कि अगर हम सीधा जाएं तो क्या होगा। तो ये समहाउ हमारी हेल्प कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बिचुरिस्ट। इसका मतलब है जिस नोट पे भी मैं जाऊंगा तो ये डिस्टेंस मेरी हेल्प कर सकता है। गॉट इट? अब अगर आपका इस प्रॉब्लम में अगर आप बिचुरिस्ट ना जाएं कहीं और जाएं तो ये टेबल चेंज होना पड़ेगा। इस टेबल को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, बिचुरिस्ट की। तो
मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपके ह्यूरिस्टिक चेंज होता है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कोई और प्रॉब्लम होगी तो ह्यूरिस्टिक की नेचर कोई और होगी। मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यूज हो रहा है, इट माइट बी पॉसिबल कि कोई और प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर ह्यूरिस्टिक जो है। अच्छा, हमारे दिमाग में ये सवाल फौरन आता है कि सर ये कौन बताएगा। देखें, एज फार एज क्लास इज कंसर्न तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एज फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न, कभी आप जिंदगी में या आप कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने FYP में, क्लास प्रोजेक्ट में, तो चूंकि प्रॉब्लम आपकी है तो प्रॉब्लम के हिसाब से आपने खुद डिसाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट दें। तो प्रॉब्लम के हिसाब से ना आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ह्यूरिस्टिक क्या होता है, किस तरह से पता चलता है, वो मैं आपको क्लास के आखिर में बताऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू बी मेक श्योर कि आपका ह्यूरिस्टिक आपकी चॉइस है, आप किस तरह से उसको चूज करते हैं। इसके लिए आपको प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर जो डिस्टेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, मैपिंग प्रॉब्लम होती हैं, उसके अंदर ह्यूरिस्टिक जो होता है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब हम एक पहला एल्गोरिथम कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो हम अनइनफॉर्म सर्च से बाहर आ गए। अब हम कौन से एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं? इनफॉर्म सर्च। और इनफॉर्म सर्च के अंदर जो हमारा पहला एल्गोरिथम है वो है ग्रीडी। तो ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है, या जो भी इनफॉर्म सर्च एल्गोरिथम होते हैं उसके अंदर हमें ह्यूरिस्टिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं जो कि यूज होते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो खैर नहीं है, टर्म्स है। देखें, हमारे पास ना 3 चीजें हैं यहाँ पर। एच ऑफ एन। एच ऑफ एन क्या है? ह्यूरिस्टिक। एन का मतलब क्या है? कि जिस नोट पे खड़े हुए हैं उसका ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है जिस नोट पे भी आप खड़े हुए हैं उसका ह्यूरिस्टिक आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? सर्चिंग के दौरान आप जिस नोट पे भी खड़े हुए हैं उसका ह्यूरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। एच ऑफ एन का मतलब है एन कैन बी एनी नोट, एच इज फॉर ह्यूरिस्टिक। ये बात समझ में आ रही है सबके? इसी तरीके से एक चीज और है, वो कहलाती है जी ऑफ एन। ये कहलाते है कॉस्ट। जी इज फॉर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? कि जिस नोट पे खड़े हुए हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जिस नोट पे खड़े हुए हैं, स्टार्टिंग नोट से, जिस नोट पे खड़े हुए हैं स्टार्टिंग नोट से उस नोट तक आने के लिए आपने कितनी कॉस्ट खर्च की है। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी सुनिएगा, फिर आपकी समझ में आएगी। जिस नोट पे आप खड़े हुए हैं, कहीं पर भी खड़े हुए हैं, जिस नोट पे भी आप खड़े हुए हैं, उस नोट पे स्टार्टिंग नोट से आप कितनी कॉस्ट खर्च करके आए, वो कहलाता है जी ऑफ एन। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस नोट पे आप खड़े हुए हैं स्टार्टिंग नोट से उस नोट तक आप कितनी कॉस्ट खर्च करके आए, वो कहलाता है जी ऑफ एन। तो इसमें एम्बिग्यूटी है बच्चों के दिमाग में, एक मैं क्लियर कर देता हूं। फर्ज कर लें कि मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ, मैंने स्टार्ट किया यहां से, और मैं गया यहां पर। इस नोट तक जाने के एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता ये है, सही है। अब अगर मैं यहां लिख दूं 2 और यहां लिख दूं 3 और यहां लिख दूं 7, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं यहां से, मेरी स्टार्टिंग स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट, मैं इस रास्ते से इधर आया हूं, तो देखें यहां पहुंचा हुआ हूं मैं। तो इस वक्त जी ऑफ एन क्या कहलाएगा? इस वक्त जी ऑफ एन क्या कहलाएगा? 5। क्या कहलाएगा जी ऑफ एन? 5, क्योंकि मैंने कौन सा रास्ता चूज किया है? कौन सा रास्ता चूज किया? ये वाला, साइड वाला, ठीक है ना, ये वाला रास्ता चूज किया है मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही नोट पे खड़े होकर जी ऑफ एन डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा रास्ता इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस रास्ते से आया हूं तो 5 है, अगर मैं डायरेक्ट इस रास्ते से आया हूं तो 7 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट का ताल्लुक किस चीज से होता है बेटा? कॉस्ट का ताल्लुक होता है कि आपने जिस जगह पे खड़े हुए हैं उस तक आने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज किया है।
भाई समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें एक जगह जाना होता है लेकिन हम बहुत घूम के चले जाते हैं गलती से, तो चूंकि हम चले गए तो कॉस्ट तो हमने खर्च कर ली, तो अब वो कॉस्ट हमारी एक्चुअल है। आपको कोई बोले कि यार ये तो ये था 15 किलोमीटर, तुम तो 30 किलोमीटर चूज करके आए हो, लेकिन चूंकि आपने चूज कर लिया है, चूंकि आपने चूज कर लिया है तो आप उसको 30 किलोमीटर ही बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? रीजन क्या है वो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस नोट पे आप खड़े हुए स्टार्टिंग स्टेट से उस नोट तक आपने कितनी कॉस्ट खर्च कर की है, वो कहलाती है जी ऑफ एन। क्या ये बात समझ में आ गई? और एच ऑफ एन में कोई सम नहीं होता। मतलब क्या है ये देखें, एच ऑफ एन में कोई समीशन नहीं होता, ये वाली बात कर रहा हूं। ये देखें कि आप यहां खड़े हैं तो यू उठा लें 80, आप यहां खड़े हैं तो लेसी का उठा लें 226, अगर आप यहां खड़े हैं सीबीयू पे तो सीबी को उठा, कोई समीशन नहीं होगा इसमें। ये नहीं देखा जाएगा कि स्टार्टिंग स्टेट से क्या, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आसान अल्फाज में मैं बताता हूं आपको कि मैं जा रहा हूं हॉक्स बे, अपने घर से लियाकताबाद से हॉक्स बे जा रहा हूं, तो लियाकताबाद से हॉक्स बे जाने के लिए अभी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फर्ज कर लें मैं मारीपुर तक चला गया हूं, तो चूंकि मैं मारीपुर तक चला गया हूं तो जो काम मैंने कर लिया वो क्या कहलाएगा? जो काम मैंने कर लिया वो क्या कहलाएगा? अगर मैं लियाकताबाद से विजिटेड नोट कहलाएगा। अगर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड होकर बात करूं, अभी जो मैं बात कर रहा था, तो वो कहलाएगा बेटा जी ऑफ एन। क्या कहलाएगा? जी ऑफ एन कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो मारीपुर तक भले से मैं बहुत ख्वार होके गया हूं या डायरेक्ट गया हूं, तो वो कहलाएगा जी ऑफ एन। जो काम आप कर चुके हैं वो जी ऑफ एन है, जो काम आप करना चाहते हैं वो कहलाता है एच ऑफ एन। समझ गए ये बात? एच ऑफ एन फ्यूचर कॉस्ट है, आपको नहीं पता। एच ऑफ एन क्या है? जो आप फ्यूचर में करेंगे, मतलब ह्यूरिस्टिक है, एस्टिमेटेड है, वो आपको नहीं पता। लेकिन जो आप काम कर चुके हैं वो तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं ना। भाई एग्जाम में भी तो यही होता है कि आपके सेशनल आपको पता चल जाते हैं फाइनल से पहले, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आपने बोला 60 में से सर मैंने 40 लिए, 45 55 लिए, लेकिन अब आप एस्टिमेटेड बता सकते हैं कि सर फाइनल में मैं 40 में से 35 ले लूंगा या 40 ले लूंगा या 30 ले लूंगा, ये मुझे बहुत मुश्किल कोर्स है तो मैं पासिंग मार्क्स ले लूंगा। तो जो फ्यूचर होता है वो आपकी एफर्ट्स के हिसाब से, आपके डिसीजन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन जो पास्ट होता है वो चेंज नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो जी ऑफ एन क्या है? जो आप काम कर चुके हैं। अब वो आप शुरू में बता रहे हैं जी ऑफ एन, आगे आगे मतलब आपने फर्स्ट क्विज के बाद बोला सर जी ऑफ एन मेरा है इस वक्त 5, क्योंकि 10 में से 5 है। सेकंड क्विज का तो जी ऑफ एन वक्त के हिसाब से अपडेट होता रहता है, एच ऑफ एन भी वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे पास इन्फॉर्म सर्च होता है। इन्फॉर्म सर्च, जो इन्फॉर्म सर्च एक मेथड है, वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। और ये जो एक वर्ड कहलाता है फंक्शन, इवैल्यूएशन फंक्शन, हर नोट पे खड़े होकर ये इवैल्यूएशन करता है। एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं? उस फंक्शन के अंदर हम जी ऑफ एन भी यूज कर सकते हैं, एच ऑफ एन भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें आपको याद रहेंगी। तो ये दो एल्गोरिथम जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ग्रीडी, ठीक है? तो ग्रीडी के लिए आपको सिंपल सी बात है, ग्रीडी सबसे आसान एल्गोरिथम है। ग्रीडी एल्गोरिथम ये करता है बेटा कि वो कहता है कि यार मेरे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो आप ये ग्राफ देख लें, ये, और आप अब जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं उस प्रॉब्लम में आपको विजिट करना है, आपको एरिड से जाना है बिचूरिस्ट, ठीक है? आपको एरिड से जाना है बिचूरिस्ट। तो ये बात तो क्लियर कर लें। अब आपको ये ना पूछे सर बिचूरिस्ट क्यों जाना है, क्योंकि मुझे बिचूरिस्ट का ह्यूरिस्टिक टेबल गिवन है। गॉट इट? अगर मुझे ह्यूरिस्टिक टेबल किसी और का गिवन होता तो मैं वो कंसीडर कर लेता। तो इसका मतलब है अगर आपने ये डेटा यूज करना है तो आपकी डेस्टिनेशन हमेशा गोल स्टेट इस प्रॉब्लम में फिलहाल बिचूरिस्ट होनी चाहिए। आप इनिशियल स्टेट चेंज कर लें, कहीं पर भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये डेटा आपने यूज करना है तो आपकी गोल स्टेट क्या होनी चाहिए? बिचूरिस्ट। पहचानने का तरीका क्या है? देखें, बिचूरिस्ट से बिचूरिस्ट जाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है? कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो एक तरीका ये भी है, अगर आपको यहाँ नहीं बताऊं मैं तो आप यहाँ देख के पहचान सकते हैं कि सर बिचूरिस्ट से बिचूरिस्ट जाने की गोल स्टेट जो हिल स्टेट है वो कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है बिचूरिस्ट हमारी गोल स्टेट है। क्लियर हो गई ये बात? तो आप गोल स्टेट को इस तरह से भी पहचान सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया कि एरिड से बिचूरिस्ट जाना है। हम कौन सा एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं? ग्रीडी। ग्रीडी नाम से समझ में आ रहा होगा।
गिरिडी बेस्ट फर्स्ट, गिरिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कहा गया कि एरिड से बिचुरियल जा रहे हैं। अब एरिड से बिचुरियल जाने के लिए गिरिडी जो अपना काम करता है वो ये कहता है कि यार मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लिखी हुई है, बोला है मेरे लिए ना ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जो कॉस्ट लिखी हुई है आपने, मैं अपने किसी और तरीके से काम करता हूं। तो हमने पूछा भाई तरीका क्या है, वो कहता है कुछ भी नहीं करो यार, इनिशियल स्टेट पे खड़े होके जितने मेरे चाइल्ड बन सकते हैं उनको बना दो। मतलब इनिशियल स्टेट से जितनी नोट कनेक्टेड है उन सबको आप जनरेट कर दें। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हम गए और हमने ग्रीडी समझना शुरू किया। ये देखें, हमने एडिट पे खड़े हुए, सही है। सबसे पहले एडिट को चेक किया, क्या एडिट हमारी गोल स्टेट है। अगर एडिट हमारी गोल स्टेट होती तो उसका ह्यूरिस्टिक कितना होता, अगर एरिड हमारी गोल स्टेट होती तो उसका ह्यूरिस्टिक होता 0। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना बात। हमने एरिड के चाइल्ड जनरेट किए। एरिड के 3 चाइल्ड है, हम डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली कि एरिड का एक चाइल्ड है जेरिंड, एक है सिबियो और एक है टीमोसोरा। ठीक है, तो अगर हम अल्फाबेटिक यूज कर लें जेड एस और टी, ये 3 हमारे पास इसके चाइल्ड है। हमने इसने तीनों को जनरेट किया। चाइल्ड का मतलब है जो इससे कनेक्टेड है, सक्सेसर कह लें इसके, ठीक है। तो ये देखें 3 हमने जनरेट कर दिए। हमें गिरिडी के अंदर, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हम गिरिडी पढ़ रहे हैं, इफ नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। इफ हम गिरिडी पढ़ रहे हैं तो गिरिडी का तरीका यही है। गिरिडी कहता है कि मेरे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि एरिड से सीबीयू कितनी कॉस्ट खर्च करके गए, व्हाटएवर। आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि अगर मैं सीबीयू चला जाता हूं तो वहां से मेरा बिचुरिस कितनी दूर है, अगर मैं टी पे चला जाता हूं तो वहां से मेरा बिचुरिस कितनी दूर है, और अगर मैं जेड पे चले जाता हूं तो वहां से मेरी गोल स्टेट कितनी दूर है, व्हाटएवर। मतलब ये वाली चीज बोल रहा है, बोला मेरे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई जितनी मैंने समझाई है? तो आपने जैसे ही 3 चाइल्ड जनरेट किया, आप टेबल में गए, सीबीयू की आपने ह्यूरिस्टिक लिख दिया 253, जेड का ह्यूरिस्टिक लिख दिया 374, और टी का ह्यूरिस्टिक लिख दिया टी का ह्यूरिस्टिक है 329। तो ये तीनों उठा के हमने यहाँ लिख दिए, देखें ये तीनों लिखे हुए। अब चूंकि ये गिरडी है, गिरडी का मतलब होता है लालची, तो ये लालच में आ जाता है और ये नहीं कहता कि यार मैं कितनी कॉस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहता है यार इन तीनों में ना मुझे ऐसा लग रहा है, तुमने जो डेटा दिया है कि यार सीबीयू से ना मेरा आंसर करीब है। क्लियर हो गई बात? तो ये सीबीयू को चूज कर लेगा और बाकी दोनों को अपने मेमोरी में से निकाल देगा, मतलब याद ही नहीं रखेगा। एक तो होता है ना कि ये याद रख ले, ये याद नहीं रखेगा, ठीक है। अभी मुझे एल्गोरिथम कंप्लीट करने दें तो फिर मैं जो भी आपका सवाल होगा ना, एक्स्ट्रा सवाल होगा, उसका जवाब दूंगा। फिलहाल एल्गोरिथम समझ रहे हैं। तो ये कहता है कि भाई मैं इन दोनों को याद नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे मिनिमम मिल गया है। डिस्टेंस प्रॉब्लम है तो मिनिमम इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने 253 को चूज किया, मतलब सीबीयू को चूज कर लिया। अब सीबीयू से कहेगा कि सीबीयू को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने का मतलब होता है आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जा नहीं रहे किसी पे। सीबीयू आपने चूज कर लिया, आप सीबीयू चूज करने के बाद उसके चाइल्ड देख रहे हैं। तो सीबीयू से 4 नोट कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक लॉजिक तो ये हो सकती है कि जो आपने अभी जनरेट किया उसको जनरेट ना करें, लेकिन अगर आप कर भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, सीबीयू से एक कनेक्ट है ओ, एक कनेक्ट है ए, एक कनेक्ट है एफ और एक कनेक्ट है आर। हमने इन चारों को जनरेट कर दिया है, देखें सही है भैया, क्लियर हो गई बात। और इन चारों का जो ह्यूरिस्टिक है वो लिख दिया। अब स्टूडेंट एक गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो सुन नहीं रहे होते बात, वो क्या करते हैं, वो ह्यूरिस्टिक को भी सम कर लेते हैं। नहीं, आप देखें, आपने जो भी डिस्टेंस चूज किया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम दोबारा कहेंगे कि भाई एरिट पे अगर आप चले जाते हो तो उसका ह्यूरिस्टिक कितना है, तो उसका ह्यूरिस्टिक लिखा हुआ है 366। ऐसा नहीं है कि आप ये पुराना वाला सम करेंगे, ऐसा कुछ भी समीशन नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? बट डायरेक्ट आपने ह्यूरिस्टिक लिखना है। तो ये 4 ह्यूरिस्टिक लिख दिए, इसमें से मिनिमम कौन सा है आप वेरीफाई कर सकते हैं टेबल में से। देखें एफ का ह्यूरिस्टिक लिखा है 178, 176, 178 और यहाँ 176। गलती हुई भी है लेकिन चले, 178 178 एक ही बात है, लेकिन मिनिमम कौन सा है इसमें से?
ठीक है ना, तो हम इसको चूज कर लेंगे। और जब हम इसको चूज करेंगे तो देखें एफ के चाइल्ड कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। ऐसा ही है। तो हमने इस दोनों चाइल्ड को जनरेट कर दिया, ये देखिए दोनों को जनरेट किया। तो एक था सिब्यू, वापस चला गया सिब्यू, और एक ये बिचोरिस्ट, तो ये दोनों पे चला गया, दोनों का हेरिस्टिक लिखा, तो जहां 0 मिल गया वो हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ में, ये काम कैसे करता है। सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आ रहा है इसका, स्पेस। सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आ रहा है इसका, स्पेस। स्पेस क्यों, क्योंकि ये ना सबको याद नहीं रख रहा, ये जिस नोट पे खड़ा हुआ है सिर्फ उसके चाइल्ड को, नहीं ये वाला फायदा तो बात नहीं कर रहा, अभी मैं मेमोरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मसूद बेटा। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये नजर आ रहा है कि ये जिस नोट पे खड़ा होता है सिर्फ उसके चाइल्ड को जनरेट करता है। मतलब क्या है, देखें एक चीज क्लियर कर लें, यहाँ ये खड़ा हुआ था, सिर्फ इसमें से 4 में से इसने मिनिमम चूज किया है, इसने इन दोनों को देखा ही नहीं है। ये पॉइंट लिख लें अपने पास, दिमाग में बिठा लें कि ये ओवरऑल में से मिनिमम चूज नहीं करता, ये जिस नोट पे खड़ा होता है सिर्फ उसके चाइल्ड में से मिनिमम चूज करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर 10 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक वक्त में इसके पास कितनी नोट स्टोर हो रही होंगी, 10 हो रही होंगी बस। क्या ये बात समझ में आई। जैसे पुराने वाले एल्गोरिथम थे ना, सबको स्टोर करके चल लेते, ये स्टोर नहीं करता। अब आपसे सवाल है, वही 2 सवाल जो मैं पूछता हूँ हमेशा, बताइए, सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा प्लीज, क्या ये कंप्लीट है। मतलब अदनान, अदनान ने ये सोचा कि सब लोग ना एक गलत जवाब दे रहे हैं, तो मैं 2 गलत जवाब दूंगा। सही है। नहीं, बाकी नोट को एक्सपेंड क्यों नहीं किया, उसको तो आंसर मिल गया। खैर वो तो देखें, इसकी अपनी लॉजिक है ना बेटा। देखें हम एल्गोरिथम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हाँ हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। जब भी मैं कोई एल्गोरिथम पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले ना जो हम पढ़ रहे हैं, जो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, हम वो समझ लें, और उसके बाद हमारे दिमाग में जो सवाल आए ना, बिल्कुल आ सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हम, हमारे पास अगर हमें लग रहा है ना ये अच्छा एल्गोरिथम नहीं है, तो हमारे पास सिंपल सा एक आंसर है कि उसको यूज ना करें। हम एल्गोरिथम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये बाकी नोड को एक्सपेंड नहीं करता, इसकी यही लॉजिक है। हो सकता है इसी लॉजिक से इसने काफी प्रॉब्लम सॉल्व की हो सकता है बड़े लार्जर डेटा स्टेट स्पेस के अंदर इसको आंसर मिल जाते हो इस लॉजिक से, मेमोरी कम यूज होती हो। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल ना, हमने तो पढ़ा है कि हमारे पास आंसर जो होते हैं मल्टीपल भी हो सकते हैं गोल स्टेट। देखा नहीं है कि एन क्वीन के अंदर 92 पॉसिबल गोल स्टेट्स थी। तो ये चीजें तो हमने देखी है ना, तो हो सकता है कि वहां ये अच्छे रिजल्ट देता हो। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ये कंप्लीट क्यों नहीं है। देखिए पूरी क्लास ने बोला कंप्लीट है ऑलमोस्ट। आते हैं इधर, हमेशा ना अपने दिमाग में एक बात बिठा लें, किसी के बारे में भी ओपिनियन जनरेट करने से पहले सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने हमेशा ये बात कही है कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप एक क्लास के बाद ओपिनियन दे दें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते, तो हमेशा ना इंतजार करना चाहिए। 2-3 ऑब्जर्वेशन किसी के बारे में भी ना, किसी भी चीज के बारे में जिंदगी में, किसी एक चीज पे जज ना किया करें किसी को भी। तो हमेशा मैं तो आपको एल्गोरिथम जब भी पढ़ा रहा हूँ, पहले एल्गोरिथम से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सोच के जवाब दें, सोच के। ऑप्टिमल की बात ही नहीं कर रहा बेटा मैं, अभी अभी मैं सिर्फ कंप्लीट पे फोकस कर रहा हूँ।
तो हमेशा ना जब भी मैं एल्गोरिथम के बाद आपसे पूछता हूँ कि बताए, सोच के बताइएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने एक ऑब्जर्वेशन की है सिर्फ उस पर जर्नलाइजेशन फॉर्म ना करें। अगर आप लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जर्नलाइजेशन फॉर्म करते हैं तो आप इंडक्टिव काम कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपने एक लिमिटेड सेट, मतलब लिमिटेड का मतलब एक नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी कौवे देखे हैं वो काले कलर के होते हैं, मतलब मैंने जितनी भी जिंदगी में अपने कौवे देखे हैं वो काले रंग के थे। तो मैंने एक जनरलाइजेशन फॉर्म कर दी कि क्रो जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन की है, अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन की है मैंने, अच्छे खासे इस इस बर्ड को देखा है बहुत दफा। एक एक बर्ड को देखने के बाद मैंने जनरलाइजेशन फॉर्म नहीं की। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ये कंप्लीट क्यों नहीं है। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि देखें लिखा हुआ इनकम्प्लीट। अब सोचते हैं भाई कैसे इस प्रॉब्लम को हम पिक करते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा अपना डेटा चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए कि अगर ये मेरी इनिशियल स्टेट हो, पर्पल वन, और ये मेरी गोल स्टेट हो, सोच के मुझे बताइएगा। और मैं आपसे कहूं कि ह्यूरिस्टिक टेबल बनाएं, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि एन से ओ करीब होगा या वी से ओ करीब होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। एन से करीब है वो या वी से करीब है वो? एन से, एन से दिख रहा है ना बेटा, एन से दिख रहा है, ये देखिए एन से दिख रहा है। नहीं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तकी तकी मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में आप कुछ भी नहीं देखते कि बीच में पहाड़ है, समंदर है, पानी है, बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं दिखता आप। सही है? तो अगर हम इस वक्त देखें तो हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस किससे करीब नजर आ रहा है? एन से करीब नजर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आपके तकी? अगर मैं एन का ह्यूरिस्टिक फर्ज करें 100 लिखता हूं, तो इसका मतलब है जो एल है उसका ह्यूरिस्टिक सपोज कर लें कंपैरेटिवली 150, तो वी का ह्यूरिस्टिक मैं उससे बड़ा लिख देता हूं 200। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। अब मैं अगर नोट्स को ओपन करूं तो मैं कैपिटल एल पे खड़ा हुआ हूं और मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है एन और एक है वी। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना बेटा? अब अगर मैं आपसे कहूं कि एन और वी का ह्यूरिस्टिक तो 100 और 200, तो गिरिडी किसे चूज करेगा? गिरिडी चूज करेगा एन को। और एन का एक ही चाइल्ड है, वो क्या है? कैपिटल एल। ऐसा ही है? एन का एक ही चाइल्ड है वापस एल, और एल चूंकि एक ही है तो वही दोबारा से ओपन हो जाएगा। एल चूंकि एक ही है तो उसका ह्यूरिस्टिक वट एवर भी था ह्यूरिस्टिक, हम उसी को ओपन कर लेंगे। तो फिर दोबारा आए तो एल दोबारा क्या करेगा? एन और वी। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हम ये नहीं कह रहे कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम तो पढ़ रहे हैं गिरिडी क्यों इनकम्प्लीट है। आपको ये आंसर चाहिए तो आप कोई और एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं कि गिरिडी क्यों इनकम्प्लीट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई क्यूरी तो नहीं है कि इनकम्प्लीट क्यों है सर? अच्छा जी। अच्छा आप बताएं, ऑप्टिमल है या नहीं है? ऑप्टिमल है या नहीं है? कैसे भाई, क्यों बोल रहे हैं आप लोग ये ऑप्टिमल नहीं है? शाबाश, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, अच्छा हो जाएगा।
हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है तकी, लेकिन नहीं भी तो हो सकता। बेस्ट नहीं, जवाब देखें, जवाब ये नहीं है ना, जवाब कुछ और है। मतलब आपने जो आंसर किया वो सही है, चले मान लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मिनिमम कॉस्ट। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है ना ये बात? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? कि अगर आंसर एक से ज्यादा आ सकता है तो बेस्ट आंसर, ऐसे ही है। देखिए जब किसी चीज के नेगेटिव होने के लिए आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, ये पॉइंट भी अपनी जिंदगी में बिठा लें कि अगर किसी चीज के नेगेटिव होने के लिए आपने एक्सप्रेशन को बताना है तो एक ऑब्जर्वेशन से हो सकता है। अगर उसी ऑब्जर्वेशन में वो चीज नेगेटिव आ गई तो आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन अगर पहली ऑब्जर्वेशन में वो चीज पॉजिटिव आ गई तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा पॉजिटिव आती है। अरे बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे दिख तो रहा है, आप लोग पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। देखिए आपने अभी कौन सा रास्ता बताया उसको, ये देखिएगा जरा। आपने रास्ता बताया एरिड से सिबियू, सिबियू से फ्रेग्रेस, और फिर बिचेरिस। देखें आपने उसको ये रास्ता बताया, यही बताया ना, यही बताया है। जवाब ने यही बताया। अगर मैं इसको सम करूं, 140, 99, 239, 239 और 211, 450, तो इसकी इसका जो फाइनल कॉस्ट आ रही है वो 450 आ रही है, ऐसा ही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई एरिड से बिचेरिस जा सकते हो 450 कॉस्ट खर्च करके, ऐसा ही है? या कुछ और बता रही है ये ना? लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल पाथ। अब अगर सारे पाथ जो एरिड से बिचेरिस जा रहे हैं उनकी कॉस्ट 450 से कम है तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ऑप्टिमल हो सकता है। लेकिन मेरे पास ये सामने एक रास्ता पड़ा हुआ है जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ये देखिए, ये। तो इसको अगर मैं सम करूं तो ये कहता है 140 और 80, 220, 220, 97, 317, 317 और 101, 418। ये कह रहा है कि 418 हूं मैं, ये वाला रास्ता। ये रास्ता क्या कह रहा है? मैं 418 हूं। वो सही है फहम, अभी फिलहाल मैं इस बात को बात में बात करता हूँ। अभी फिलहाल आपके सामने है कि ये जो रास्ता बता रहा है 450 वाला बता रहा है आंसर। लेकिन हाँ, लेकिन सेकंड वाला बेहतर है, तो इसका मतलब है ये ऑप्टिमल भी नहीं है। कंप्लीट हमने पढ़ लिया कि क्यों नहीं था। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? कि हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन ही ऐसी आ गई कि इसने ऑप्टिमल आंसर ही नहीं दिया। अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं आपको क्लास में वो एग्जाम्पल करवाता लैसी वाली, तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कंप्लीट भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल ये करवाया कि जिसमें आपको आंसर मिल जाए लेकिन ऑप्टिमल ना मिले। तो देखें आपको ऑप्टिमल आंसर नहीं मिल रहा, आपके सामने क्लियर है, इसका मतलब है ना ये ऑप्टिमल है ना ये कंप्लीट है। क्लियर हो गई बात बेटा? अगर ये ऑप्टिमल होता तो इस केस में ये क्या आंसर करता? 418। क्या ये बात क्लियर हो गई? आइडियली गुड है, प्रैक्टिकली पुअर है। बिल्कुल, वो रीजन तो हमें पता है बहुत सारे तरीके फाहम कि वो रीजन तो यही है कि ये जिस तरह से काम कर रहा है उस तरीके से कभी भी हमें लगता है कि ऑप्टिमल नहीं मिलेगा। लेकिन फायदा दूसरा क्या हो रहा है? फायदा दूसरा ये हो रहा है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर है क्योंकि आप सिर्फ करंट नोड के हिसाब से चीजों को एक्सटेंड कर रहे हैं, आप ओवरऑल को अपने पास सेव नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि एच ऑफ एन, सॉरी, जो फंक्शन है इसका वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? एच ऑफ एन पे। तो ये बात सही है कि जिस नोट पे भी मैं खड़ा हूंगा तो उसका जो फंक्शन है जो इवेल्युएट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे। क्या ये बात सही है? क्या हमने ऐसा कोई एल्गोरिथम पढ़ा है? ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, दिस वन।
नहीं ये वाला तो नहीं है, ऊपर वाला है ये तो। देखें ये फंक्शन, देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली एक तरीका होता है कि जिसके हिसाब से आप चीजों को जज कर रहे होते हैं। तो हमने ग्रीडी के अंदर ये पढ़ा कि फंक्शन जो है सिर्फ ह्यूरिस्टिक को यूज कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा एल्गोरिथम था जिसमें फंक्शन सिर्फ कॉस्ट को यूज कर रहा हो। बिल्कुल यूसीएस, यूनिफॉर्म कॉस्ट फर्स्ट, यूनिफॉर्म ब्रैकेट नहीं था बेटा, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, यूसीएस। तो ये ग्रीडी हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो मतलब हमने हमने अगर सिर्फ कॉस्ट यूज करनी है तो वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, अगर हमने सिर्फ ह्यूरिस्टिक यूज करना है तो वो क्या है, ग्रीडी। इन दोनों को मिला के एक नया एल्गोरिथम है जो कि वो कहलाता है क्या, ए स्टार। अगर इन दोनों को सम कर लें हम तो हमारा एक नया एल्गोरिथम बन जाता है जिसका नाम क्या है, ए स्टार सर्च। क्लियर। तो ये इन दोनों एल्गोरिथम्स की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर लेता है। ये फ्यूचर कॉस्ट यहां से ले रहा है और पास्ट कॉस्ट यहां से ले रहा है, इन दोनों को सम करके। तो ये एल्गोरिथम जो है हमारा ऑप्टिमल भी होता है, कंप्लीट भी होता है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट आंसर बताता है। ऑप्टिमल है तो शॉर्टेस्ट आंसर बताएगा ही। बेटा ये यूसीएस वाला मैंने पिछली से पिछली क्लास में समझाया था, तो आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आज थोड़ी पढ़ाया मैंने ये तो पिछली क्लास में शायद स्टार्टिंग में हो चुका है, मतलब पिछली क्लास में हो या उससे पिछली क्लास में, लेकिन ये हो चुका है, लास्ट क्लास के स्टार्ट में हो, तो उसको यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो जब मैं अनइन्फॉर्म पढ़ा रहा था जब की बात है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रेक, मतलब ये मीटिंग एंड दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है ए स्टार सर्च। तो ए स्टार सर्च बेसिकली कंबाइन द बेनिफिट ऑफ ग्रीडी एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो फ्यूचर कॉस्ट के हिसाब से काम कर रहा होता है। बस इसका मतलब है हर नोट पे जाके आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है। काम थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं होता। हर नोट पे जाके आपको ये कैलकुलेशन करनी है, हर नोट पे जाके। क्लियर हो गई बात। पूरा पूरा ना प्लेटफॉर्म समझ में आ गया है। यूज किया ह्यूरिस्टिक के कॉन्सेप्ट